हाँ, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है भारत की भाषाएं। ठीक है, तो भारत की भाषाओं में राजभाषा का वर्णन करेंगे, राष्ट्रभाषा, दोनों के बीच अंतर, भारत में जो संविधान में कितनी भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, राजभाषा आयोग क्या है, राजभाषा एक्ट कब का है, संसद में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, या संसद संसद की औपचारिक भाषा क्या है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका, संसद एवं विधायिका में भाषा का प्रयोग कौन सा किया जाता है। ठीक है, किस राज्य में प्राथमिक भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, या फिर किस राज्य में प्राथमिक भाषा अंग्रेजी है, इन सब के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कल भी ये चलेगा, 2 दिन का टॉपिक है। तो आज शुरुआत कर देते हैं और कल भी ये चलेगा, कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले भारत की भाषाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भाषा होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति माने होता है अपनी बात व्यक्त करने का माध्यम, यानी कि एक मानव दूसरे मानव तक अपने विचार और विचार की अभिव्यक्ति और अपनी बात की अभिव्यक्ति किस प्रकार करे कि वो समझ जाए, तो उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्षेत्रों में बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं और उसकी छोटी इकाई होती है बोली। ठीक है, तो और जो राष्ट्रभाषा होती है, तो राष्ट्रभाषा सबसे पहले देख लेंगे। राष्ट्रभाषा सबसे पहले देखेंगे। भाषा तो आप समझ गए कि अभिव्यक्ति का साधन क्या है, भाषा है। अभिव्यक्ति का साधन, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति का साधन भाषा को कहते हैं। ठीक है, भाषा के द्वारा ही एक मानव दूसरे मानव को क्या है, अपनी बात पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, भाषा की ये परिभाषा हो गई। फिर आपका है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। तो जो राष्ट्रभाषा होती है, किसी देश में किसी देश में बोली जाने वाली, सामान्य जन के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं और ये बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, कोई भी देश है, वहां के जितने भी व्यक्तियों के द्वारा ये सामान्य भाषा बोली जाएगी उसको क्या कहेंगे, बड़े स्तर पर बोली जाएगी तो उसको कहेंगे राष्ट्रभाषा। लेकिन जो राजभाषा है, राजभाषा है, तो राजभाषा उसे कहेंगे कि जब सरकार बन जाती है, जब सरकार बन जाएगी तो सरकार के कामकाज की जो भाषा होगी, सरकार के कामकाज की जो भाषा होगी उसे हम कहते हैं राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा सरकार के कामकाज की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा जनता के द्वारा, जनता के द्वारा बड़े स्तर पर बोली जाती है, बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक,
ये दोनों परिभाषाएं आप समझ लेना, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा है तो दोनों का घनिष्ठ संबंध, लेकिन दोनों एक ही हो जाएं ये कभी जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों में घनिष्ठ संबंध तो है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो राजभाषा है, जो राजभाषा है वो स्वशासन की भाषा है, स्वशासन की भाषा है। कैसे? ऐसे जैसे कि मान लीजिए जनता द्वारा बोली जाए, जनता द्वारा जो भाषा बोली जाएगी, ठीक है, उसको तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। अब मान लीजिए इसी जनता की क्या बन जाए? सरकार बन जाए, इसी जनता की क्या बन जाए? सरकार बन जाए। अब जब इसी जनता की सरकार बन जाएगी तो जिस भाषा का ये प्रयोग करेगा उसी भाषा को ये क्या बना देगा? राजभाषा बना देगा। उसी भाषा को क्या बना देगा? राजभाषा बना देगा। तो जो राष्ट्रभाषा है वो राजभाषा बन सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना, जो जनता द्वारा बोली जाती है बड़े स्तर पर उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो जब उसकी सरकार बन जाती है तो वो उस भाषा को किसमें प्रयोग करता है? राजभाषा में प्रयोग करता है। और राजभाषा वह होती है जो सरकार के कामकाज में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अब जैसे हिंदी है, तो हिंदी बड़े स्तर पर भारत में बोली जाती थी, हिंदी बड़े स्तर पर भारत में बोली जाती थी, और बाद में हिंदुस्तानियों की यानी कि लोगों की सरकार बन गई, ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई, ठीक है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई तो फिर क्या हुआ? भारत की जो राष्ट्रभाषा थी हिंदी, वो क्या बन गई? राजकाज की भाषा बन गई वो, ठीक है। तो राजकाज की भाषा वो बन गई। तो हिंदी पहले क्या थी? राष्ट्रभाषा थी, अब क्या है? राजकाज की भाषा है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में ये प्रावधान आया कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, और लिपि देवनागरी है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है ना भारत की राजभाषा है और लिपि क्या है? देवनागरी है। और 15 वर्षों तक शासन किसी भी भाषा में कार्य कर सकती है जब तक कि हिंदी के लिए उचित प्रावधान ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो लाइन जुड़ गई कि सरकार मान ली किसी भाषा में कार्य कर सकती है, न्यायपालिका किसी भी भाषा में काम कर सकती है, या संसद किसी भी भाषा में काम कर सकती है, जब तक कि हिंदी के लिए उचित प्रावधान ना हो जाए। तो फिर क्या है? अभी तक न्यायपालिका के द्वारा, संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा हिंदी तो नहीं चलाई जा रही है, अंग्रेजी चलाई जा रही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि हिंदी भले ही भारत की राजभाषा है, लेकिन अभी अपने ही घर में हिंदी क्या है? मान लीजिए अपरिचित बनी हुई है, और जो इंग्लिश है उसमें सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्ट के आधार पर ये किया गया था, इसलिए इसमें कोई अभी सुधार नहीं हो सकता। वैसे 1965 तक, 1950 से 1965 तक हिंदी के लिए प्रावधान करना था, लेकिन नहीं किए। आज 2022 हो गई है, तो 2022 में भी क्या हो रहा है? हिंदी में कोई काम करने को तैयार नहीं है। आज जितनी भी दवाइयां होती हैं वो अंग्रेजी में आ रही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आ रहे हैं, और जो मान लीजिए संसद और विधानमंडल के काम हो रहे हैं वह अंग्रेजी में हो रहे हैं। तो हिंदी को वरीयता इतनी नहीं दी जा रही है, बस प्रावधान बना हुआ है। तो बस आप एग्जाम की दृष्टि से ये देख लेना, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जनता के द्वारा बड़े स्तर पर जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? सरकार जिस भाषा को कामकाज में लाती है, सरकार जिस भाषा को कामकाज में लाती है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। और जनता द्वारा जो राजभाषा के रूप में लाते हैं, राष्ट्रभाषा में लाते हैं, बाद में जनता द्वारा जिसकी सरकार बन जाती है, सरकार उस भाषा को राजभाषा बना देती है। तो जो राष्ट्रभाषा है वो सरकार बनने पर राजभाषा बन जाएगी। तो ये आप राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में यहाँ पर समझ गए। और इससे पहले मैंने आपको बताया था भाषा के बारे में कि भाषा अब विचार अभिव्यक्ति का क्या है? साधन है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है। तो आपने ये तीन चीज सीखी है, एक तो भाषा
दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी राजभाषा। ठीक है, अगला इसके आगे चलते हैं। राजभाषा के प्रावधान। ठीक है, राजभाषा के प्रावधान। तो राजभाषा के जो प्रावधान हैं वो ये है संविधान में कि अनुसूची अनुसूची 8 में है, राजभाषा अनुसूची 8 में है, भाग 17 में है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ये चीज याद रख लेना कि राजभाषा जो है ना उसका प्रावधान किस अनुसूची में है, किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जो आपकी अनुसूची है 8 और जो आपका भाग है 17, तो 7 और 1 कितने होंगे 8, तो इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अनुसूची बन जाएगा। ठीक है, और ये 343 से 351 तक है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना भाई, अनुच्छेद। तो ये जो है ना राजभाषा से संबंधित ये प्रावधान आप याद रख लेना, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, याद कर लेना इसको। ठीक है, चौदह सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज राजकाज की राजभाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी राजभाषा घोषित हुई थी, राजभाषा घोषित हुई थी 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। कई बार ये प्रश्न आया है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 343 है उसमें कहा गया है कि जो हिंदी है, हिंदी राजभाषा राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। 343(1) में कहा गया है ये राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये 343(1) में कहा गया है। तो इस अनुच्छेद को आप याद रख लेना कि 343(1) में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। जो राजभाषा है, जो राजभाषा है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या होगी, तो ये पहला है 343 से 344 के अंतर्गत है
अनुच्छेद 343 से 344। दूसरा है प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा, ठीक है। इसमें 345 से 347 तक ये प्रावधान है कि प्रादेशिक भाषा क्या होगी किसी प्रदेश की। तीसरा है न्यायिक भाषा, न्यायिक भाषा यानी कि न्यायालय में भाषा कौन सी होगी, इसका अनुच्छेद 348 से 349 में प्रावधान है। चौथा है विशेष निर्देश, विशेष निर्देश है इसमें, तो ये है अनुच्छेद 350 से 351। तो इससे आपके प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजभाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है संघ की भाषा, संघ माने होता है केंद्र। दूसरी है राज्य की भाषा, राज्य माने होता है प्रादेशिक। तीसरा होता है न्यायिक भाषा और चौथा होता है विशेष निर्देश, ठीक है ना। विशेष निर्देश यानी कि इसमें राजभाषा आयोग अपना क्या देगा, रिपोर्ट वगैरह देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये 4 भाषाओं में राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायिक भाषा और विशेष विदेश निर्देश, ठीक है। तो ये चारों याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भी, ठीक है। अब राजभाषा एक्ट पर बात करेंगे। राजभाषा एक्ट 1963 का है और यह प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है। एमपीपीएससी मेंस में आया था ये 3 नंबर का, 3 नंबर का ये प्रश्न आया था कि राजभाषा एक्ट क्या है। तो राजभाषा एक्ट 1963 का है और इसमें ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक सरकार हिंदी के अलावा अन्य भाषा का प्रयोग कर सकती है, जब तक कि हिंदी में उपयोग करने का साधारण सा उपाय ना हो जाए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से 15 वर्षों तक हिंदी के स्थान पर दूसरी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि हिंदी के लिए उपयोग करने के लिए विशेष उपाय ना कर दिया जाए। तो ये कहा था किसने, ये राजभाषा एक्ट 1963 में कहा था। और इसी के अनुसार ये भी इसमें था, कोई निश्चित नहीं था, 15 वर्ष तक एक्सटेंस आगे तक कर सकते हैं उसको। और आगे करके आज 2022 आ गई, यानी कि हिंदी के लिए कोई विशेष जगह ना तो सरकार ने बनाई, ना न्यायपालिका ने बनाई और ना विधायिका ने बनाई। तो आज हिंदी अपने ही देश में पराई बनी हुई है और अंग्रेजी विदेशी बन होकर के भी सारे काम उसमें हो रहे हैं। अंग्रेजी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में
जगह नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे संविधान में अंग्रेजी फैली हुई है। ठीक है, तो ये जो हिंदी है, हिंदी के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग क्या है? सरकार, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 10 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में एक राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग गठित कर सकता है, गठित कर सकता है। और पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना था। प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था, जिसकी अध्यक्षता बीजी खैर ने की थी। इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। इन्होंने 1956 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी। रिपोर्ट किसको दी थी? राष्ट्रपति को दी थी। ये याद रख लेना। तो ये आपका जो राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग इसलिए बनाया गया है कि भाषाओं के बारे में विचार और मंथन करके किस भाषा को जगह देना है और किसको वहां से निकालना है, और हिंदी पर कितना काम करना है उसके विकास के लिए। तो ये सब राजभाषा आयोग विचार और मंथन करता है, और 10 वर्ष में ये गठित होता है। 10 वर्ष बाद ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं, जिस पर मंथन और विचार व्यक्त होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से आएगा, राजभाषा आयोग कब का है? तो 1955 का है। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में दी थी। किसे दी थी? राष्ट्रपति को दी जाती है। जिस चीज का, जिस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उस आयोग को, राष्ट्रपति को ही क्या देना पड़ेगा? रिपोर्ट देना पड़ेगा। और ये कितने वर्ष के अंतराल में बनता है? ये बनता है 10 वर्ष के अंतराल में। इसको आप विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि सभी आयोग 5 वर्ष के हैं और ये आयोग 10 वर्ष का है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति गलत कर जाएगा। ठीक है, राजभाषा आयोग कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है भाई। 10 वर्ष के अंतराल में इसका गठन होता है, तो इसको आप ध्यान कर लेना। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य यानी कि ऐसे राज्य जिन्होंने प्राथमिक भाषा हिंदी रखा है। ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हिंदी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया है, और वो राज्य हैं कितने? वो राज्य हैं 9 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। नौ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है। तो वो 9 राज्य कौन से हैं? ठीक है, इजी ट्रिक के द्वारा आप समझ लीजिएगा, यूनिक ट्रिक है। सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश लिखना और फिर लिखना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, फिर लिखना बिहार। ये कितने राज्य हो गए? ये हो गए आपके 3 राज्य। ठीक, फिर मध्य प्रदेश से बना आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से आपका बना छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश से आपका बना उत्तराखंड, उत्तराखंड, और बिहार से आपका बन जाएगा झारखंड। तो ये 3 फिर हो गए जिसमें हिंदी चलती है। कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। फिर इसके बाद ये आप याद रख लेना, हेमा, हरि, राज। ठीक है, हेमा, हरिराज। तो हेमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हरि से हो जाएगा हरियाणा, और राज से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये 3 फिर हो गए। और मैंने आपको कहा था 9 राज्य हैं जिसमें हिंदी चलती है, तो ये 9 राज्य हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ये हो गए। तो 9 राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। और यूनिक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार लिखना। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, और बिहार से बना झारखंड। फिर एक ट्रिक याद रख लेना, हेमा, हरि और राज। तो हेमा यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हरि यानी कि हरियाणा हो जाएगा, और राज यानी कि राजस्थान हो जाएगा। और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में हिंदी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिन्हें हिंदी प्राथमिक रूप से अपने राज्यों में घोषित किया, यानी कि प्राथमिक भाषा कौन है? हिंदी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लीजिएगा। सर हरियाणा में हिंदी बोली जाती, तो चंडीगढ़ में नहीं बोली हरियाणा जाती? में हिंदी बोली जाती है। इसकी राजधानी में? हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, लेकिन वो उसको प्राथमिक भाषा किसको दिया है? हिंदी को दिया। हिंदी। ठीक है। ठीक है, प्राथमिक भाषा हिंदी को दिया है। भले ही हरियाणवी बोली जाएगी वहां पर, लेकिन प्राथमिक भाषा क्या दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। वहां पर जो शासकीय कार्य होते हैं, राजकार्य के जो कार्य होते हैं, जिसको कहते हैं मैंने, ये जो एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा, तो राजभाषा में हिंदी उसको बताया गया है, हिंदी में ही काम होते हैं, इसलिए ये हिंदी भाषी राज्य हो गए। ठीक है, और इसकी राजधानी में कौन सी लैंग्वेज चलेगी? क्या? चंडीगढ़ में? हाँ, चंडीगढ़ में नहीं बोली जाती, मतलब प्राथमिक दर्जा नहीं दिया गया है वहां पर। ठीक है, वहां पर हरियाणवी बोली जाएगी, लेकिन वहां पर जो प्राथमिक क्या होता है, जो चंडीगढ़ है, तो वहां पर द्वितीय भाषा है हिंदी। क्या है? द्वितीय भाषा। एक अंडमान में और एक चंडीगढ़ में। अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पहले। हिंदी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को इन राज्यों में प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया। लिख लो जल्दी। हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाले राज्य। हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाले राज्य। ठीक है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। ठीक, ये जो 3 ये राज्य हो गए और 2 ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वैसे 5 हैं जिन्होंने
हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, पंजाब, इसको याद कर लेना, पंजा गुमा, इसको क्या याद करोगे, पंजा गुमा। ठीक है, और इसको याद करोगे अच, बस ये केंद्र शासित प्रदेश अच और पंजागुमा, इन दोनों में क्या है, हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज आएगी, अंग्रेजी को प्रथम प्राथमिक भाषा का दर्जा देने वाले राज्य। ठीक है, अंग्रेजी को प्राथमिक दर्जा देने वाले राज्य, इसको लिख लो। अंग्रेजी को प्राथमिक दर्जा देने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक आप लिख देना, मैमिना चल, ये आप लिख लेना इसको, मैमिना चल। ठीक है, तो मैं से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, ना से हो जाएगा नागालैंड, और चल यानी कि हो जाएगा अरुणाचल। तो ये कितने हो गए, चार राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया, अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा का दर्जा दिया। और इन राज्यों में जो राजकाज की भाषा है, सरकारी भाषा है, वह अंग्रेजी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद हैं, ये जो 120 है, इसमें संसद की भाषा क्या होगी, ये बात कही गई है। ये विधायिका में भाषा क्या होगी, ये 210 के अंतर्गत है, यानी कि एमएलए वगैरह राज्य में। इसमें संसद, विधायिका, न्यायपालिका, इनकी भाषा क्या होगी, ये 148 में। ठीक, तो ये जो अन्य जो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर के 351 तक, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है, इतना आप याद कर लेना, कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अगली क्लास 9:05 पर मध्य प्रदेश की होगी। ठीक है, मिलते हैं 9:05 पर मध्य प्रदेश की क्लास। सभी का धन्यवाद।